नमस्कार, तिरंगा एसी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं विशाल चौरसिया आज आपकी मुलाकात करा रहा हूं जाने माने समाज सेवक सतन देव मिश्र जी से। नए साल के अवसर पर सतन देव जी का तिरंगा एसी न्यूज हार्दिक स्वागत करता है, वह नए साल की शुभकामनाएं देता है। सतन देव जी, नए साल पे तिरंगा एसी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। क्या संदेश देंगे नए साल पे हमारे दर्शकों को? आप अपना पहले पूरा परिचय दिए। मैं स्वतंत्र मिश्रा, पूर्व प्रधान, भारत एकता जन विकास मिशन के जिला अध्यक्ष। नए वर्ष की काशी वासियों के साथ प्रदेश और देश के लोगों को काशी में बाबा विश्वनाथ की तरफ से आने वाले नए वर्ष में मैं उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और पूरे देश के लोगों से आह्वान करता हूं कि जो हमारे सनातन का पर्व माने महाकुंभ लगा है उसमें ज्यादा से ज्यादा आइए और बाबा विश्वनाथ का दर्शन करके तब यहां से जाइए। आपने महाकुंभ की बात की तो मैं भी पत्रकारिता के अलावा माता वैष्णो देवी काशी धाम ट्रस्ट का अध्यक्ष प्रबंधक व मंदिर का पुजारी भी हूं और हम लोग भी महाकुंभ में जो हमारे संस्था जुड़े पुजारी, भजन गायक, कथावाचक, प्रवचन आदि कार्यकर्ता और बाकी लोग भी जा ही रहे हैं और हम लोग भी अपने देश की जनता से आग्रह कर रहे हैं कि आप लोग भी महाकुंभ में कम से कम एक बार वहां आकर के त्रिवेणी में स्नान जरूर करें। सतन देव जी, एक सवाल ये अभी फिर आ रहा है, जिन्न की तरफ उभरता रहता है, खासकर ईवीएम को लेकर के। कई लोगों का ये है कि अब एक शब्द शुरू हो गया अंधभक्त, कि अंधभक्त लोग जो है ईवीएम का विरोध नहीं कर रहे हैं और चुनाव करा के अगर बैलेट पेपर बैलेट बॉक्स करा के देखें। लेकिन मैंने भी एक सवाल कई बार सबसे किया तो यह जवाब नहीं है, कैसे ये माना जाए कि बैलेट पेपर और बैलेट बॉक्स पूरी तरह सेफ है? अगर मान ही लिया जाए कि बैलेट पेपर में किसी ने एक को वोट दिया और आपको लगता है उसके वोट को काटना है, आप भाई अगर 2-3 जगह उस पर खाली छप्पा मार दे तो इनवैलिड हो जाएगा। तो इसमें तो ज़्यादा हमको लगता है कि बैलेट पेपर और बैलेट बॉक्स में छेड़छाड़ करना आसान है। आप पुराने सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक व्यक्ति हैं, आप क्या कहते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है 80 से पहले भी अगर आप जाएंगे तो भी बैलेट पेपर पे ही चुनाव हुआ करते थे। लेकिन आज का जो दौर है, जैसे बिहार हो गया, जैसे आपका क्या नाम है उत्तर प्रदेश हो गया, तो ये यहाँ तालिबान टाइप के पहले भी जो गवर्नमेंट थी वो सब गवर्नमेंट तालिबान टाइप की थी। उनका मेन मकसद क्या है, जब वो जीतते हैं तो वो क्या नाम है ईवीएम सही है, जब वो हारते हैं तो ईवीएम गलत है। तो ऐसे परिस्थितियों में मैं ये कहना चाहता हूं देश की जनता को, चाहे जिस प्रदेश में इस समय चुनाव होने वाला हो, कि इनका मेन मकसद है कि बैलेट पेपर से चुनाव होगा तो बैलेट पेपर में दादागिरी होगी, ये डब्बे फेंके जाएंगे, बैलेट बॉक्स जो है फूंक दिया जाएगा, मार काट करेंगे, गुंडई करेंगे, जबरदस्ती करेंगे, यही उनका उद्देश्य है। और वो अखिलेश यादव जर्मनी का उदाहरण दे रहे हैं कि जर्मनी में बैलेट पेपर से होता है, वहां की 99% जनता पढ़ी लिखी है, यहाँ तो दादागिरी करने वाले ज्यादा हैं। जब भी बैलेट पेपर पर चुनाव होगा, निश्चित तौर पे कम से कम हर प्रदेशों में 200 से 300 हत्याएं होंगी और बैलेट पेपर को फाड़ के फेंक देंगे, जैसा कि इतिहास रहा है 85 से लेकर के और सन जो अभी मतलब बीता है, ये क्या कहते हैं बैलेट पेपर वाला समय जब बीत गया, जब ईवीएम से होने लगा,
तब इन लोगों के दिमाग में आया कि अब मैं चुनाव हार रहा हूं तो ये देश के सेवक तो है नहीं विरोधी, ये तो देश के गद्दार हैं, ये देश को तोड़ना चाहते हैं। इनको बैलेट पेपर की ज्यादा चिंता है, इनको बांग्लादेश की चिंता नहीं है, इनको पाकिस्तान की चिंता नहीं है, इनको चाइना की चिंता नहीं है, इनको भूटान की चिंता नहीं है, इनको नेपाल की चिंता नहीं है, क्योंकि बॉर्डर पे इस समय हमारा बहुत घिर गया है और हमारे बॉर्डर पे अगर इस तरह के गद्दार हमारे देश में रहेंगे तो हो सकता है कि भारत गुलामी की तरफ चला जाए। फिल्में भी समाज का आईना होती हैं, कहीं ना कहीं तो माना ही जाए कि फिल्में भी यूं ही नहीं बन जाती हैं। तो फिल्मों में भी, कई फिल्मों में ऐसा आया है कि बैलेट पेपर पे फर्जी तरीके से मुहर लगा लगा के जबरदस्ती, यहाँ तक कि अधिकारियों को डरा धमका करके, क्योंकि अधिकारी कर्मचारी तो दूर से अपने ड्यूटी करने जाता है और फर्जी तरीके से वोटिंग दिखाई गई है। तो क्या ये लोग पहले फर्जी तरीके से ही जीतते थे? ये भी एक सवाल खड़ा होता है। मैं सन 45 साल राजनीति करते हो गया, कोलसला में एक चुनाव हो रहा था, मैं नाम नहीं लूंगा, कम से कम हर बूथ पे लोगों ने एक एक पर 10-10 वोट मारे थे। मैं गारंटी दिया, और वहां का 9 बार का विधायक उदल मात्र 300 वोट से हारा पहली बार। ये बूथ कैप्चरिंग कर लिए थे, जो सच है। तो बिहार हो और यूपी हो, यहां तो तालिबान की सरकार है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जो YM है या MY है, इनकी दादागिरी शुरू हो जाएगी। ये बैलेट पेपर लूट लेंगे, बॉक्स लूट लेंगे, गोली चला देंगे। जो चल रहा है वही नियम बढ़िया है, वही देश का असली लोकतंत्र है, उसी की पूजा करना चाहिए। ये जो देश के गद्दार हैं, ये बैलेट पेपर पर चुनाव कराना चाहते हैं। एक तरफ लोग कहते हैं कि अरे आज के समय में लोग धर्म की राजनीति कर रहे हैं, विज्ञान की बातें, लेकिन मेरा भी यही सवाल एक है कि क्या EVM किसी मंदिर से तो आया नहीं है? EVM भी तो विज्ञान की देन है, फिर EVM का विरोध क्यों कर रहे हैं? एक तुम साइंस की बात करते, विज्ञान की बात करते, फिर EVM का विरोध करते हो। पत्रकार महोदय, आप इतने दिन से पत्रकारिता करते हैं, इनको धर्म से क्या लेना लादना है? इनको तो अपना घर भरना है। MY को, जो MY है, इनको अपना घर भरना है। घर में 40-40 लोग हैं, तो 40-40 पदों पे हैं ये लोग। तो इनको धर्म और EVM और बैलेट पेपर से क्या मतलब है? इनका मकसद क्या है कि कल मैं कुर्सी पे बैठ जाऊं और लूटना शुरू कर दूं, चाहे बिहार हो, बंगाल हो, यूपी हो। यही तो बड़े स्टेट है, महाराष्ट्र है, दिखा दिया ना। जो करहल में चुनाव हुआ, वहां EVM गड़बड़ी नहीं थी। जब ये चुनाव हारते हैं तो गड़बड़ी हो जाती है, चुनाव जीतते हैं तो गड़बड़ी नहीं रहती है। तो इनकी के तुलना आप देश के लिए कर रहे हैं। अरे ये तो देश के गद्दार हैं। मैं चैलेंज करता हूं कि ये देश के गद्दार हैं, जो इस तरह की बात कर रहे हैं, EVM पे सवाल उठा रहे हैं। जिन प्रदेशों में इनकी सरकार है, वहां क्यों नहीं उठाते हैं? हमारा बॉर्डर डिस्टर्ब चल रहा है इस समय, बांग्लादेश, जिस बांग्लादेश को, ये देश तब बटा जब पंडित जवाहरलाल नेहरू इस देश के प्रधानमंत्री थे। ये देश तब बटा जब देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। जिस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और 1 लाख सैनिकों को बंदी बना लिया, उसी समय बांग्लादेश को कब्जा कर लेना चाहिए था। आज वही देन है। हम आपको एक इतिहास की तरफ ले जाएंगे। जब 1947 में देश आजाद हुआ तो मोतीलाल नेहरू को अपने पुत्र से लगा हो गया। उन्होंने कहा क्या कि वैसे तो सरदार पटेल योग्य है, लेकिन आप पंडित जवाहरलाल नेहरू को ही रखिएगा। अगर सरदार पटेल इस देश के प्रधानमंत्री होते तो न कश्मीर अलग रहता, न हमारा बंगाल अलग होता, न हमारा पाकिस्तान अलग होता है। ये जान लीजिए। आप इतिहास के पीछे जाइए। विपक्षी दल एक आरोप लगा रहे हैं कि इस समय बेरोजगारी की बात नहीं हो रही है, इस समय देश की सुरक्षा की बात नहीं हो रही है, युवा भटक रहा है नौकरी के लिए। तो ये भी एक सवाल है कि जो भी सरकार, कहीं ना कहीं तो अन्य स्टेट में, भाई सारे जगह तो भाजपा ही नहीं है, मानिए आप भाजपा का समर्थन कर रहे, ठीक है, लेकिन क्या अन्य स्टेट में सबको नौकरी मिल चुकी है या जो आएगी सबको दे देगी? इन सब पे
बीजेपी अपना रुख स्पष्ट नहीं कर रही, खाली बचाव की मुद्रा में आ जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये पारदर्शिता जो है, कानून और नियम के अनुसार सबको नौकरियां मिल रही हैं, वैकेंसी निकल रही है। अभी हाल में ही उत्तर प्रदेश में 44,000 होमगार्डों की भर्ती होने जा रही है, उसमें नया युवा वर्ग जाएगा, और भी काम मिल रहे हैं। इनका मेन मकसद क्या है कि इस देश को टुकड़े टुकड़े करिए। ये जो विरोधी हैं, ये नौकरी दिलाने नहीं चले हैं, ये देश को टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। माननीय पत्रकार महोदय जी, ये जान लीजिए, ये देश को खंड खंड करना चाहते हैं। इनको बेरोजगारी किसानी से मतलब नहीं है। आप देख रहे हैं दिल्ली में किसान जो होता है, अपना जनप्रतिनिधि लेकर के जाके सरकार से बात करता है कि रेल जाम करता है, चक्का जाम करता है, अपने देश को बर्बाद कर देता है, आग लगा देता है। ये कोई किसान है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये कोई युवा है जो कल बिहार में उन लोगों ने तांडव मचाया? कहने का ये मतलब है कि जो भी बच्चा पढ़ेगा लिखेगा, जैसे जैसे नियम और कानून से वैकेंसियां आएंगी वो भरी जाएंगी, उनको नौकरी मिलेगी। अच्छा, पूर्व में कई वर्षों तक, अब तो शायद कभी कभी नक्सली कुछ सुनने को मिलता है, आतंकवाद, क्षेत्रीय नक्सलवाद, इन सब पे चर्चाएं करने की हिम्मत बहुत कम लोगों को हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? विरोधी या सरकार? विरोधी या सरकार, मैं आपसे पूछ रहा हूं। नहीं, इस सरकार में तो लगभग लगता है कि आतंकवाद का नाम निशान खत्म हो चुका है। आप देख नहीं रहे हैं, हमारे आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने क्या कहा कि अगर कोई गलत करता है तो दूसरा चौराहा नहीं डांकना चाहिए। तो ये लगाम तो लगा ही है, लेकिन चोर जिन्होंने जिंदगी भर चोरी की है, डकैती की है, लूट की है, तो वो तो क्या नाम है, उसको तो मतलब उस तरह के नियम कानून जब उसके पर लगाएंगे तो परेशान होगा ही। आपको याद नहीं होगा, मुलायम सिंह यादव का भी काउंटर होने जा रहा था। मुलायम सिंह यादव का काउंटर होने जा रहा था। चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री थे, साइकिल से इटावा से भाग के गए मुलायम सिंह कि चौधरी चरण सिंह से कहे कि हाथ जोड़ के कि मुझे बचा लीजिए, तो उन्होंने विधान परिषद का उनको नेता बना दिया, इसलिए वो उस समय बच गए थे। नहीं तो मुलायम सिंह की भी गवर्नमेंट, अरे मुलायम सिंह का भी काउंटर हो गया होता। एक आतंकवादी जो विदेश में रहता है, उसने कुछ मुद्दों को लेकर के धमकी दी है कि इसका बदला मैं महाकुंभ जो सन 2025 में तेजी से लग रहा है उसका लूंगा। तो पिछले जनता कैसे अपने को सुरक्षित महसूस कर महाकुंभ में जाए? देखिए, वहां प्रशासन एकदम टाइट है। इसके पहले भी यही कलेक्टर थे भैया किरण आनंद जी, वो इंचार्ज थे 6 साल पहले। वहां भी बड़े सफलतापूर्वक महाकुंभ का पर्व हुआ। वहां इतनी एजेंसियां लगी हुई हैं कि उसमें कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती है। लेकिन जो गड़बड़ी करेगा, मैं समझता हूं कि वो उसको फांसी पे ही योगी आदित्यनाथ जी लटकाएंगे। चलिए ठीक है। अब नए वर्ष में क्या शुभकामनाएं देते हो, क्या उम्मीद करते हैं आने वाली सरकारों से, या जो सरकार अभी वर्तमान में है, अभी तो ये उत्तर प्रदेश सरकार भी रहेगी और केंद्र की भी रहेगी, तो आप क्या उम्मीद करते हैं कि ये सन 25 में सरकार ऐसा कौन कौन सा प्रमुख काम करे जो जनता के हित में हो? सीधी सी बात है कि हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में मैं भी हूँ, वो लाइन ऑर्डर बढ़िया चल रहा है और सारे लोग सुरक्षित हैं। और दूसरी बात कि मैं दोबारा बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना करता हूं कि हमारे जितने सारे लोग हैं प्रदेश के, देश के, विदेशों में जो रह रहे हैं, उनकी जिंदगी में कभी कोई दुख ना आवे, वो प्रसन्न रहें, अपना काम करें, अच्छी सोच रखें, अच्छा विचार रखें, और जिससे कि जनता में और सब लोगों के पास एक अच्छा संदेश जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे चैनल को इतना समय दिया। नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम। प्रणाम।